Hey guys, welcome back. This is 𝐲𝐡𝐞𝐞 for the Kiran Academy. आज हमारा ऑब्जेक्टिव है विल बी टॉकिंग अबाउट EBS वॉल्यूम्स. EBS वॉल्यूम्स. सो आज EBS को हम डिस्कस करने वाले. EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. तो गाइस आज हम लोग इलास्टिक ब्लॉक स्टोर पे डिस्कशन करने वाले. ओके. तो ये बहुत ही कॉमनली यूज चीज है AWS में. जब भी आप Amazon वेब सर्विसेज यूज करते हो तो उसमें आप EC2 इंस्टेंस तो बनाते ही हो. ओके, मेनी अ टाइम्स यू कम टू AWS फॉर EC2 इंस्टेंस. तो EC2 इंस्टेंस का जो स्टोरेज है, जहाँ पे उसका डेटा आप स्टोर करते हो इंस्टेंस के अंदर, या फिर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं आपके, वो सब जाते हैं EBS वॉल्यूम में. तो एक तरह से EBS वॉल्यूम को आप ये बोल सकते हो, दिस इज अ वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर EC2 इंस्टेंस. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज EBS? EBS इज एज अ वर्चुअल हार्ड डिस्क. वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर फॉर EC2 इंस्टेंस. तो गाइज मैं आपको ना बहुत बेसिक चीजों को तो कवर करके दूंगा इस लेक्चर में कि लाइक कैसे इसे क्रिएट करना है, कैसे अटैच करना है इंस्टेंस से, वो सब तो हम करेंगे. लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का, हमें बहुत डिटेल में डाइव इन करना है कि एग्जैक्टली EC2 इंस्टेंस कैसे काम करता है, मतलब इसमें कितने टाइप्स है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है. और मेनी टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो परफॉर्मेंस ऑफ वॉल्यूम होता है, जो परफॉर्मेंस होता है स्टोरेज का, जिसको आईओप्स बोलते हैं अपने, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज होते हैं. तो एग्जैक्टली आईओप्स क्या होता है, और ये सारी चीजों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस क्लास में. चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सो हम लोगों ने ऑलरेडी इन द बिगनिंग, जब हम EC2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है. तो आपका EC2 इंस्टेंस जो है वो एक वर्चुअल मशीन है, और ये उसका वर्चुअल हार्ड डिस्क है. तो EBS वॉल्यूम क्या है? वर्चुअल हार्ड डिस्क है. तो आपके इंस्टेंस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो, या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो सब कुछ EBS वॉल्यूम पे जाता है. और आप EBS वॉल्यूम डिफरेंट साइजेस के बना सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है. और बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंशन भी सपोर्ट होता है, क्योंकि सिंस द वॉल्यूम इज वर्चुअल, आप इसके साइज को आपकी जरूरत के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो. तो EBS बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. ओके. तो सब में पहले हम लोग इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं कि EBS के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है. तो गाइस हम लोग EBS के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं. ओके. तो कोर कॉन्सेप्ट्स. ओके. तो सब में पहला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं EBS का, एंड दैट इज गोइंग टू बी कि EBS वॉल्यूम जो होता है आपका, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ EBS वॉल्यूम्स. ओके. तो सब में पहला जो कोर कंसेप्ट हम लोग कवर करने वाले, दैट इज गोइंग टू बी हमारा रिडंडेंसी. ओके. तो हमारे जो EBS वॉल्यूम होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये मुंबई रीजन है, तो जस्ट इमेजिन दिस इज मुंबई रीजन. Okay. In Mumbai region, you have two different availability zones. So just consider this is the first availability zone. Okay. And this is another availability zone. Okay. One second. What I'll do is, तो ये हमारा पहला अवेलेबिलिटी जोन है. ओके. और ये दूसरा अवेलेबिलिटी जोन. ओके. So in Mumbai we have availability zone A and availability zone B. So remember, when you create a instance in here, you require EBS volume. तो just imagine करिए ये आपका EBS वॉल्यूम है. ओके. तो दिस इज, तो इसी रीजन में एक डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर इस वॉल्यूम का एक रिडंडेंट कॉपी क्रिएट होगा. ओके. तो ये दूसरा वॉल्यूम है, वापस इसका नाम वॉल्यूम 1 है. वॉल्यूम 1. तो बेसिकली होता क्या है, जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो सोचिए ये आपका EC2 इंस्टेंस है. तो जस्ट इमेजिन दिस इज योर EC2 इंस्टेंस. EC2 इंस्टेंस. और इस इंस्टेंस में जो वॉल्यूम आप यूज कर रहे हो,
ओके, तो ये आपका ईबीएस वॉल्यूम है, यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम। ये वाया नेटवर्क, ये वॉल्यूम आपके यहाँ पे अटैच्ड है। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम 1 है आपका, ये एक नेटवर्क के जरिए आपके इंस्टेंस को अटैच होता है। ओके, और ये एक फिजिकल सर्वर है, ये कंप्लीटली एक डेडिकेटेड सर्वर है जिसके ऊपर ये वॉल्यूम बना है। तो दैट इज द सर्वर। एक सर्वर 1 है यहाँ पे और एक सर्वर 2 है। तो आपका जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है, ऑन सर्वर 1, दैट इज अटैच्ड टू योर EC2 इंस्टेंस। व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग ओवर हियर, तो जब आप यहाँ पे कोई भी फाइल्स राइट करते हो, ओके, जब आप कोई भी फाइल्स राइट करते हो, वो फाइल्स यहाँ पे राइट होती है। और होता ये है, इन द रियल टाइम ये फाइल्स रेप्लिकेट होती हैं यहाँ पे। दीज आर गोइंग टू गेट रेप्लिकेटेड। ओके, तो यही सारी फाइल्स यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो जाती है। अभी देखिए क्या होता है कि एक तरह से आप मिरर वॉल्यूम यूज करते हो यहाँ पे। तो आप में से जो लोग स्टोरेज पहले कॉन्फ़िगर कर चुके हो, रिडंडेंसी की बात आप जानते हो कि रिडंडेंसी के कितने टाइप्स है। उसमें से एक वॉल्यूम है हमारे पास, मिरर वॉल्यूम। ठीक है, तो मिरर वॉल्यूम हमारा रेड 1 होता है। ओके, क्लियर। तो रीड 1 वॉल्यूम यहाँ पे हमारे लिए बना है। तो यहाँ मिरर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अमेजोन बनाता है, तो आपको ईबीएस वॉल्यूम को बाय डिफॉल्ट मिररिंग मिल जाती है। ठीक है, दो फिजिकल सर्वर्स के अंदर जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर सेम डेटा है। एक हार्ड डिस्क इसमें से सर्वर 1 की आपके EC2 इंस्टेंस के ऊपर माउंटेड है, और उसके अंदर डेटा राइट हो रहा है। तो जैसे ही डेटा वहां पे राइट हो रहा है, वो रियल टाइम में हार्ड डिस्क 2 जो सर्वर 2 के ऊपर है, वहां पे भी अपडेट हो रहा है। सो इमेजिन करिए यहाँ पे एक डिवाइस फेलियर हो जाता है। ओके, तो अगर यहाँ पे डिवाइस फेलियर हो जाता है, तो सोचिए ये सर्वर आपका क्रैश हो गया। ये सर्वर अभी नहीं रहा, इट इट क्रैश्ड। तो होगा क्या, दिस वॉल्यूम, ओके, दिस वॉल्यूम विल गेट अटैच्ड हियर इन द रियल टाइम विदाउट क्रैशिंग योर इंस्टेंस। समझ में? सो गाइस, यहाँ पे आपको एक रिडंडेंसी का एलिमेंट ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपको मिरर वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको मिरर वॉल्यूम यूज करना ही करना है। ओके, तो इवन दो यू डोंट वांट अ मिरर वॉल्यूम, यू विल स्टिल गेट अ मिरर वॉल्यूम। Amazon मेक्स इट कंपलसरी, हर ईबीएस वॉल्यूम मिरर वॉल्यूम होगा। ठीक है, एंड सर्वर 1 के ऊपर जो आपका ईबीएस वॉल्यूम है, ठीक है, वो माउंटेड है आपके आपके इंस्टेंस के ऊपर। अगर आपका सर्वर 1 किसी रीजन से क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कर्नल फेलियर हो गया उस पर जो रन हो रहा था ओएस, या फिर उसका पावर सप्लाई करप्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी रीजन से सर्वर 1 अगर आपका क्रैश हुआ, या हार्ड डिस्क जो सर्वर 1 में थी वो क्रैश हो जाती है, तब भी आपका डेटा दूसरी एक हार्ड डिस्क के अंदर है जो सर्वर 2 पे। Amazon जैसे रियलाइज करता है देयर इज अ प्रॉब्लम विद सर्वर 1, सर्वर 2 पे जो डिस्क है उसको रियल टाइम में Amazon कनेक्ट कर देता है आपके इंस्टेंस पर। तो एक तरह से आपको रिडंडेंसी मिलती है यहाँ पे। ओके, सो आपके जो एप्लीकेशंस इंस्टेंस में रन हो रहे थे, ठीक है, वो फेल नहीं होंगे, वो क्रैश नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज योर स्टोरेज इज अनअवेलेबल, वो क्रैश नहीं होने वाले। यू विल गेट एक्सेस टू योर डेटा, you will get access, your customers will be accessing your application that is hosted from the instance continuously. So I think like ये पहला जो पॉइंट है redundancy का, I think like this is clear. Okay, so basically EBS volume is built to give you redundancy out of the box. अभी दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इट इज वेरी क्लियर पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी बहुत क्लियर है। I'll just wipe out all these things. अच्छा गाइज, कभी कभी कुछ बच्चे इस चीज को, रिडंडेंसी को बैकअप समझ बैठते हैं। बैकअप और रिडंडेंसी में बहुत फर्क होता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आप लोगों को, तो इट विल बी मच क्लियरर फॉर ऑल ऑफ यू कि बैकअप क्या है, रिडंडेंसी क्या है। अभी देखिए, बैकअप का मतलब क्या होता है। बैकअप का मतलब ये होता है कि ये आपका एक सर्वर है, ठीक है, ये आपका सर्वर है, और इस सर्वर के अंदर ये आपकी डिस्क है, ये आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क। अब इस हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा है आपके पास। ये डेटा आपसे गलती से डिलीट हो सकता है, तो यू कैन एक्सीडेंटली लूज सम फाइल्स ओवर हियर, और मे बी द फाइल्स कैन गेट करप्ट ड्यू टू वायरस और समथिंग। तो गाइज देयर आर मेनी रीजंस जिससे हमारा डेटा लॉस हो सकता है। अगर हार्ड डिस्क खराब हो जाए आपकी, तो आपका डेटा लॉस्ट हो गया। अगर आपके पास जो डिस्क है उस पर वायरस इन्फेक्शन हो गया, किसी तरीके का मालवेयर या फिर कोई तरीके का रैंसमवेयर, ठीक है, आपके डेटा को करप्ट कर सकता है। यू लूज एक्सेस टू योर डेटा। या फिर फाइनली लाइक एक और एक चीज है, जैसे कि एक्सीडेंटल डिलीशन, गलती से आपका ध्यान नहीं था, आपने डिलीट कर दिया कुछ डेटा को, पर वो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्रिटिकल था, राइट, एंड यू लॉस्ट दैट डेटा।
सो मेनी ऑफ टाइम्स हमारा डेटा इन रीजन से लॉस्ट हो जाता है। हार्डवेयर फेलियर की वजह से, बैड हार्डवेयर, ठीक है, डेटा लॉस्ट हो सकता है, गलती से डिलीट हो गया, डेटा लॉस्ट हो गया, वायरस की वजह से डेटा लॉस हो गया। तो ये कॉमन रीजन है जिससे डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बैकअप आपको है ना इस लॉस से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप टाइमली फैशन में डेटा का बैकअप करने वाले हो ना, ठीक है, तो आपको डेटा रिस्टोरेशन, रिकवरी का ऑप्शन मिल जाता है, कभी आप डेटा लॉस कर जाते हो। तो अगर आपका ये हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, तब भी आपका डेटा दूसरी एक हार्ड डिस्क पे, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कहीं पे आपने बैकअप कर रखा है, आप वहां से डेटा रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो बैकअप एक डिफरेंट थिंग है, ओके। रिडंडेंसी डिफरेंट होती है। रिडंडेंसी में क्या है, आपके पास यहाँ पे ना एक और एक सर्वर है, यहाँ पे सर्वर 2 है, और इस ये सर्वर 1 था, आई एम सॉरी, दैट वाज सर्वर 1, यहाँ पे सर्वर 2 है, यहाँ पे सर्वर 2 है, और सर्वर 2 पे हमारे पास और एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ना, वो पूरा रियल टाइम में रेप्लिकेट यहाँ पे हो रहा है। तो ये है रिडंडेंसी, ओके, दैट इज रिडंडेंसी, ओके। अगर आपकी इसमें से कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती है यहाँ पे, तो ये भी रियल टाइम में यहाँ पे अपडेट हो जाता है, ये फाइल्स करप्ट हो गई, तो दोनों कॉपी डेटा की करप्ट हो रही है। क्योंकि एनी एक्शन, एनी मॉडिफिकेशन एक्शन ऑन डिस्क 1 ऑन योर सर्वर 1 विल बी अपडेटेड टू डिस्क 2 ऑफ योर सर्वर 2, ठीक है। इफ यू डिलीट सम फाइल, इफ यू डिलीट सम फाइल फ्रॉम योर डिस्क 1, इट ऑटोमेटिकली गेट्स डिलीटेड फ्रॉम योर डिस्क 2। तो इमेजिन करिए, मैं यहाँ पे डिस्क 1 से कुछ फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, ओके, ये डिस्क 2 से भी डिलीट हो जाएंगी, यहाँ से भी ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, फाइन। सो रिडंडेंसी है ना, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अगर लॉस्ट हो गया ना, तो रिडंडेंसी उससे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है आपको। रिडंडेंसी इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द फेलियर ऑफ हार्डवेयर। एक सर्वर अगर आपका क्रैश हो गया ना, तो रिडंडेंसी प्रोटेक्ट्स यू। इमेजिन दिस, कि अभी एवरीथिंग विल मेक नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल या ओके। अभी इमेजिन करो, ये सर्वर किसी रीजन से अचानक से क्रैश हो गया, यू डोंट हैव दिस सर्वर एनीमोर, स्टिल यू हैव दिस सर्वर। तो फेलियर ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और फेलियर ऑफ अ कपल ऑफ सर्वर्स, ठीक है, विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टिल यू हैव एक्सेस, इन द रियल टाइम यू हैव एक्सेस टू योर डेटा कंटिन्यूअसली। सो गाइस, ये जो रिडंडेंसी है ना, Amazon EBS वॉल्यूम पे बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है मिररिंग के जरिए, और आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। आई थिंक लाइक अभी, आई होप लाइक बैकअप और रिडंडेंसी दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, दोनों में फर्क क्या है। बैकअप कब करना है, जब आप जानते हो कि आपका डेटा क्रिटिकल है, और आपको लगता है किसी भी चीज की वजह से ये डेटा लॉस हो सकता है, वायरस की वजह से करप्ट हो गया, या फिर किसी ने जानबूझकर या गलती से डेटा को डिलीट कर दिया। ऐसे केसेस में आपको फिर भी डेटा रखना है आपके पास, तो आप उसको कोई और एक फिजिकल हार्ड डिस्क के ऊपर कहीं पे बैकअप कर लो। एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क प्रेफरेबली नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में बैकअप करना है। पर जब आप जानते हो कि एक सर्वर है, उसके अंदर आपके जो एप्लीकेशन है बहुत क्रूशियल है, आपके कस्टमर्स उस सर्वर पे होस्टेड एप्लीकेशंस को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको रिडंडेंसी चाहिए आपकी हार्ड डिस्क की। ऐसे केस में रनिंग सर्वर पे अगर एक हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, तो वो सर्वर कोलैप्स हो सकता है, तो आपको इन दैट केस दो हार्ड डिस्क चाहिए विद द सेम डेटा। एक हार्ड डिस्क क्रैश भी हो गया, ठीक है, तब भी दूसरा हार्ड डिस्क आपको कंटिन्यूसली डेटा प्रोवाइड करता होगा प्रोसेसर को, और आपका एप्लीकेशन जो है वो कंटिन्यूसली डिलीवर देता करता होगा रिसोर्सेज टू योर कस्टमर्स। सो गाइज, अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, ओके, इन स्पाइट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिवाइस फेलियर, तो आपको रिडंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो गाइज, आई होप लाइक आई हैव एड्रेस्ड बोथ दी पॉइंट्स वेरी प्रॉपर्ली। तो Amazon हमें रिडंडेंसी ऑफर करता है। अभी बैकअप हम लोग कल करेंगे, कल या परसों में एक लेक्चर करने वाले हैं जहाँ पे हम बैकअप को डिस्कस करेंगे, ओके। सो गाइज, आज हमने रिडंडेंसी को, पहले वाले पॉइंट को डिस्कस कर लिया, ओके, ओके। आई जस्ट क्विकली इरेज ऑल दीज थिंग्स। अभी दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं, कुछ और भी कंसेप्ट है EBS के, उसको भी डिस्कस करते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है EBS वॉल्यूम्स का, दैट इज लाइक वॉल्यूम एंड इंस्टेंस शुड बी इन सेम अवेलेबिलिटी जोन। तो अगर इमेजिन करिए, ये आपका एक
एक अवेलेबिलिटी जोन है, चलो हम लोग अवेलेबिलिटी जोन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट इमेजिन दिस इज मुंबई रीजन, और मुंबई का ये एक अवेलेबिलिटी जोन है, और ये एक दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है। ओके, तो अवेलेबिलिटी जोन ए है यहाँ पे, दैट इज ए, एंड दैट इज बी इन मुंबई। क्लियर? तो दो डेटा सेंटर्स है मुंबई के। अवेलेबिलिटी जोन को एकदम लो लेवल लैंग्वेज में हम डेटा सेंटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, तो दैट इज द वॉल्यूम। अभी आप ये वॉल्यूम को इस इंस्टेंस के साथ अटैच करना चाहते हो, दैट इज योर इंस्टेंस। अभी देखिए ये वॉल्यूम जब आप ट्राई करोगे यहाँ इंस्टेंस को अटैच करने, नहीं सपोर्टेड है। योर वॉल्यूम एंड योर इंस्टेंस हैज टू बी इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन, तो ये यहाँ अटैच हो सकता है, एंड नाउ यू विल सी द वॉल्यूम ऑफ योर। तो गाइस, EBS volume and your EC2 instance, they need to be on the same availability zone, same region तो चाहिए। availability zone A है मुंबई का for your instance, volume भी A में चाहिए। okay, then and only then you will be able to attach your volume to your instance। वैसे वॉल्यूम के मल्टीपल टाइप्स है, पर ये रूल्स सारे टाइप्स ऑफ वॉल्यूम को एप्लीकेबल है। क्लियर? तो EBS वॉल्यूम के अगर मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊं ना, 5 टाइप्स है EBS वॉल्यूम के। ओके, और ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कोर कॉन्सेप्ट्स, ये सारे टाइप के EBS वॉल्यूम के लिए सेम है, एप्लीकेबल है। तो गाइज, EBS वॉल्यूम रिडंडेंट होते हैं, और अगर इन EBS वॉल्यूम को किसी इंस्टेंस पे आप अटैच करना चाहते हो, तो वो इंस्टेंस और वो वॉल्यूम सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए। ओके, दे शुड बी इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। ओके, ठीक है। ओके, फाइन, आई जस्ट वाइप दिस क्विकली। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है हमारे, थर्ड पॉइंट, तो EBS वॉल्यूम्स are based on block storage concept। तो बेसिकली ये जो है ना EBS वॉल्यूम, ये ब्लॉक स्टोरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका मीनिंग ये है कि आप है ना, जैसे ऑन प्रेमाइसिस किसी सर्वर पे हार्ड डिस्क ऐड करना चाहते हो, तो आप पहले रियलाइज करोगे आपके पास डेटा कितना है। अगर आपको एक हार्ड डिस्क सर्वर पे फिट करना है, अटैच करना है, तो आपका पहला पॉइंट क्या है, यू हैव टू रियलाइज कितना डेटा है आपके पास जो इस हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा। तो सोचिए अगर आपके पास 5 टेराबाइट डेटा है, ओके, तो जनरली हम लोग थोड़ा बड़ा हार्ड डिस्क लेंगे, लाइक लेट्स से 8 टेराबाइट्स या 10 टेराबाइट्स का हार्ड डिस्क ले लेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन भी होगा ना, कुछ और डेटा हमारा प्रोड्यूस होगा, तो उसको कहाँ रखेंगे अगर 5 टेराबाइट का ही हार्ड डिस्क लिया तो। So just imagine like on my server, I have to store 5 terabytes. So I've bought a hard disk of 10 terabytes. Okay. I will first partition this hard disk, and then after partitioning, I'll format the volumes that are created. ठीक है? तो बेसिकली लाइक आपको हार्ड डिस्क को पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। ऐसे जो हार्ड डिस्क, ऐसा जो स्टोरेज होता है जिसको आपको पार्टीशन करने की जरूरत पड़ रही है, फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ रही है, इसे हम ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं। ओके, वैसे हमारे पास और भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज करके। जैसे कि गूगल ड्राइव है ना, आप कभी यूज किए हो तो कभी आपने फॉर्मेट नहीं किया होगा उसको। या अमेजोन का S3 भी है एक ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग अमेजोन S3, तो आपको करना क्या होता है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ बकेट। एक बकेट बना लीजिए, और उस बकेट में आप अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। आपको उसे पार्टीशन या फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं। आपको ये नहीं बताना है कि आपको LTFS, VMFS या EXT किस टाइप का फाइल सिस्टम चाहिए। ओके, just simply like uh, you will be having your bucket in front of you, and the moment it is created, the next moment the thing you can do is you can put your object, मतलब कि फाइल्स आप स्टोर करना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट डायरेक्टरीज, फोल्डर्स, और फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो बिगर पार्टीशन के। S3 के साथ ये कर सकते हो। तो S3 हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। वेर एज EBS जो है, ये ब्लॉक स्टोरेज वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको है ना पहले तो साइज डिफाइन करना होगा। S3 में साइज भी नहीं बताना होता है ना आपको बकेट बनाने से पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको साइज बताना पड़ता है। आपको बताना होगा अमेजोन को कि मेरी रिक्वायरमेंट है लाइक लेट्स से 200 GB का स्टोरेज, या मेरी रिक्वायरमेंट है 3 टेराबाइट्स का स्टोरेज, ठीक है। तो आपको अपनी नीड बतानी होगी कि क्या साइज का EBS वॉल्यूम चाहिए, और वो EBS वॉल्यूम बन जाने के बाद जब आप इंस्टेंस में अटैच करोगे ना, तो आपके इंस्टेंस में जाके उसको फॉर्मेट करना है।
मतलब पार्टीशन करना है, फॉर्मेट करना है। अगर आपका विंडोज का इंस्टेंस है तो यूजुअली हम लोग एनटीएफएस यूज करते हैं टू फॉर्मेट आर पार्टीशंस। और पार्टीशनिंग कोई भी हो, लिनक्स हो, विंडोज या जीपीटी यूज करते हैं हम लोग जनरली। ओके, तो लिनक्स मशीन्स के अंदर अगर आपको पार्टीशनिंग करनी है तो जीपीटी करके आप ईएक्सटी, एक्सएफएस या आपके रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम यूज कर सकते हो। सो गाइस, ये एक ब्लॉक स्टोरेज प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ओके, फोर्थ पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट। अभी जो ईबीएस वॉल्यूम होता है ना, ईबीएस वॉल्यूम कैन बी mounted / attached to a single EC2 instance। अभी गाइज, अगर आप में से कोई होगा जो ईबीएस वॉल्यूम्स को अच्छे से जानता है, डिटेल में जानता है, तो यार आप बोलोगे सर एक नाइट्रो इंस्टेंस कैटेगरी का कोई इंस्टेंस है जिसको हम IO2 वॉल्यूम, जो ब्लॉक वॉल्यूम है, उसमें मल्टीपल माउंटिंग कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे आप है ना एक इंस्टेंस को 2 या 3 या 4 इंस्टेंस पे साइमल्टेनियसली माउंट कर सकते हो, ठीक है। पर वो कुछ ही इंस्टेंस के लिए, और एक टिपिकल IO2 ब्लॉक वॉल्यूम जो है वही सपोर्टेड है, ठीक है। लेकिन इन जनरल हमारा अगर एक ईबीएस वॉल्यूम है तो वो एक इंस्टेंस पे अटैच होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक इमेजिन करिए आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है। अब इस हार्ड डिस्क को आपने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, आप अपने लैपटॉप पे इसको यूज कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप से निकालना नहीं है और किसी और एक लैपटॉप पे इसको अटैच करना है, तो ये इम्पॉसिबल है। इफ यू डोंट रिमूव द हार्ड डिस्क फ्रॉम योर लैपटॉप, इफ यू डोंट डिटैच इट फ्रॉम योर लैपटॉप, हाउ विल यू अटैच इट टू अनदर लैपटॉप? तो मैं फिजिकल हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। सेम इज विद पेन ड्राइव। इमेजिन ऑन योर लैपटॉप यू हैव प्लग्ड इन अ पेन ड्राइव ऑन यूएसबी पोर्ट। इफ आई टेल यू लाइक ये लैपटॉप से मुझे पेन ड्राइव नहीं निकालना है, पर ये पेन ड्राइव मुझे दूसरे लैपटॉप पे भी लगाना है, तो इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। योर पेन ड्राइव कैन ओनली बी कनेक्टेड टू वन लैपटॉप एट अ पॉइंट इन टाइम। अगर अभी मेरे लैपटॉप से मेरा पेन ड्राइव कनेक्टेड है, तो वो आपके लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हो सकता है, ओके, या किसी और लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हो सकता है। हाँ, अगर मैं इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से निकाल देता हूँ, उसके यूएसबी पोर्ट से डिटैच करता हूँ, तो आई कैन अटैच इट टू अनदर यूएसबी पोर्ट ऑफ अनदर लैपटॉप। द सेम इज ईबीएस वॉल्यूम। इफ यू अटैच इट टू वन इंस्टेंस, it can only be used by one instance at a time. If you want to attach it to another instance, remove it from the first instance. उसको बोलते हैं डिटैचमेंट। आप डिटैच करो उसको पहले इंस्टेंस से, फिर ये अटैच हो सकता है किसी और इंस्टेंस पे। कंडीशन ये है कि इंस्टेंस और आपका ईबीएस वॉल्यूम सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए, ओके। और आपके फाइल सिस्टम्स भी सपोर्टिंग होने चाहिए। अगर दूसरे इंस्टेंस में एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और पहले वाले में आपका कोई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो कंपैटिबिलिटी नहीं होंगी, तो ये अटैच तो हो जाएगा पर कोई काम का नहीं होगा, अंदर डेटा यूज नहीं कर पाओगे शायद आप, ओके। सो गाइस, ये 4 पॉइंट्स है। ये 4 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। इन जनरल अगर आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट ईबीएस वॉल्यूम, तो आप पहला बता दीजिए ये रिडंडेंट होता है, ओके। तो यू कैन टेल देम कि यार ईबीएस वॉल्यूम जो होता है ना, रिडंडेंट होता है। वहां पे मिररिंग होती है डेटा की, दो फिजिकल डिस्क के ऊपर इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। And if disk one that is actually being read or written by your instance, if that fails or the server on which the disk is there is failed, so then like the redundant volume will be getting automatically connected to your instance and you will get high availability. So redundancy gives you high availability. It gives you um, tolerance against hardware failure. Okay, that can be hard disk or server. ये पहला पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है, रिडंडेंसी। सेकंड पॉइंट आप ये बता सकते हो कि ईबीएस वॉल्यूम्स एंड इंस्टेंस शुड बी इन द सेम इजी सो दैट दे कैन बी अटैच्ड टुगेदर। EBS volumes are based on block storage concept. मतलब you have to connect your EBS volume to your instances, partition them, format them, and then you can use them. हाँ, already they were partitioned and formatted earlier, so you can use them by just attaching to your instance. Final point, like EBS volume can only be attached to a single EC2 instance at a time. There are anyway some exceptions, ठीक है, clear? But most of the time EBS volumes can only be attached to one single EC2 instance at a given point in time. And that has to be in the same AZ as the EBS volume. So these are some core concepts of EBS volume. Okay. We will just quickly clean them and we'll just move to the next point. We'll be talking about the types of EBS volume. Types of EBS volumes.
So guys, remember there are 5 types of EBS volume. तो यहाँ पे कितने टाइप्स है हमारे पास? 5 टाइप्स. तो हमारे पास 5 टाइप से EBS वॉल्यूम के. ओके. So the most important from the point we'll start is general purpose. General purpose. There is this provisioned IOPS. Provision IOPS. Then we have throughput optimized. Then we have cold volume and magnetic. Okay, clear? Now remember, these volumes are SSD technology based. ये जो volumes है, these are based on solid state technology. Very बहुत light हो गया, एक मिनट. So these are based on SSD. SSD. और general purpose में 2 versions है. Okay, GP2 and GP3. Okay, provisioned IOPS में IO1, IO2 and IO2 block. इस तरीके के 3 वेरिएंट्स है इसमें. ठीक है, IO1, IO2 एंड IO2 ब्लॉक. ठीक है. थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड कोल्ड वॉल्यूम, ये अपने खुद के इंडिविजुअल वर्जन है, और मैग्नेटिक एक वर्जन है. मैग्नेटिक बाय द वे लाइक ये एक क्लासिकल स्टोरेज है. वी डोंट यूज दिस एनीमोर. ठीक है, क्लियर? तो गाइस हम लोग इसको इन सब चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं. तो नॉर्मली जो जनरल पर्पस वॉल्यूम्स होते हैं, इनका साइज स्टार्ट होता है 1 G बाइट से. They start and they stretch all the way up to 16 T bytes. SSD जो provisioned IOPS volume है based on SSD technology. So basically these are going from 4 G bytes and they stretch all the way up to 16 T bytes. Okay. Throughput and cold volumes, they start from 125 G bytes and stretch up to 16 T bytes. Okay. And magnetic जो classic volume था, these started from 1 G byte and they stretch all the way up to 1 T byte, which also means like 1024 G bytes. Okay, so these are some capacities. But anyway, here in this case, IO2 block, okay, IO2 block can stretch all the way up to 64 T bytes as well. 64 T byte as well. Okay, so exception is IO2 block that can go all the way up to 64 T bytes. So guys, ये इनके मिनिमम मैक्सिमम लेंथ है. इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको ये याद है तो ये एडेड एडवांटेज हो जाएगा. आप बहुत ज्यादा डिटेल में आप बता पाओगे चीजों के बारे में. ओके, अभी देखिए जो जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस ये यूजुअली हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, और एप्लीकेशन दैट विल बेनिफिट फ्रॉम गुड परफॉर्मेंस स्टोरेज. Your application may not require extremely high performance storage. It's not the requirement of your application, but your application will do require good performance of storage. Okay, so in such cases you are going to go for general purpose storage. इनमें भी like GP2 है और GP3 है. GP2 में आपका जो performance होगा, जो IOPS होगा, ठीक है, that will depend on the capacity of the volume, the size of the volume. तो जितने GB का वॉल्यूम आप लोगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा. And the performance depends on the size. The larger the size is, the more performance you'll get. Okay. और GP3 जो है, GP3 volume, in that case, performance is your demand. ठीक है, आप mention कर सकते हो what is your demand with respect to performance. You can buy a smaller volume, but you can opt for like higher performance. ठीक है. So basically GP2 में ना आपका जो performance है depend करता है size पे. अगर आपको ऐसा कुछ परफॉर्मेंस चाहिए था जिसके लिए 500 GB का हार्ड डिस्क बनाने की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई EBS वॉल्यूम बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली अननेसेसरीली 500 GB का आपको वॉल्यूम बनाना होगा जस्ट टू गेट दैट परफॉर्मेंस विद GP2. अभी एनीवे लाइक आपके पास डेटा अगर 500 GB का होगा तो वेल एंड फाइन, यू विल एनीवे क्रिएट इट. बट व्हाट इफ यू डोंट हैव दैट मच डेटा? अगर आपके पास डेटा इज वेरी नॉमिनल क्वांटिटी, लाइक लेट्स से इट इज 50 GB, सॉरी, हाँ 50 GB या 60 GB in size. For such a low quantity of data, do you need to create 500 gigs of EBS volume? Absolutely not required. ठीक है. तो GP2 basically is a scenario in which like you will get a performance
depending on the size of volume. The larger the sizes, the more performance you'll get. But that will be bad if you have like lesser amount of data, and just to get performance, high quality performance, you will have to just unnecessarily create a large density of storage. Okay, so better option is this: you go for GP3. GP3 allows you to create a small volume, but you can opt for performance all by your choice. तो you can ask for better performance, मतलब आप IOPS increase कर सकते हो. IOPS मतलब input output per second. Okay, IOPS का full form है input output per second. Clear? अभी input output per second is, this is normally very useful when you have a database server. बहुत यूजुअली आप ये चीज सुनोगे कि कितना IOPS होगा या फिर कितना IOPS सेट करना होगा आपके वॉल्यूम के ऊपर, ये डेटाबेस के टाइम पे, जब आप जानते हो आपके डेटाबेस सर्वर पे SQL क्वेरीज फायर होने वाली है, ठीक है, देयर आर गोइंग टू बी थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज पर सेकंड. तो अकॉर्डिंगली हाउ मेनी क्वेरीज यू आर गोइंग टू सी ऑन योर डेटाबेस सर्वर, कितने क्वेरीज आने वाले और कितने रिप्लाईज आने वाले. ओके, और वो पर क्वेरी का साइज कितना होगा और पर क्वेरी का रिप्लाई का साइज कितना होगा ऑन एन एवरेज, इस बेसिस से हम IOPS का साइज रियलाइज करते हैं कि कितना बड़ा IOPS होगा एक, और एट इन अ मिनट या इन अ सेकंड, आई एम सॉरी, कितने IOPS आपको आपके डेटाबेस सर्वर पे परफॉर्म किए जाएंगे. तो अगर आपको रियल टाइम में डेटाबेस सर्वर से डेटा रिप्लाई चाहिए, और अगर आपके पास डिले सेंसिटिव एप्लीकेशन है या फिर ऐसा सिनारियो जहाँ पे बहुत ज्यादा यूजर्स है आपके पास, आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपके डेटाबेस पे डिपेंडेंट है, तो आपको हायर नंबर ऑफ IOPS मिलने चाहिए. ओके, तो IOPS इज डिफरेंट, बैंडविड्थ इज डिफरेंट, एंड कैपेसिटी इज डिफरेंट. ठीक है, तो स्टोरेज में जनरली हम लोग है ना सिर्फ कैपेसिटी को देखते हैं, क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ना दूसरी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितना कैपेसिटी से फर्क पड़ता है. पर एक एंटरप्राइज में जहां पे सर्वर के ऊपर डेटाबेस जैसा एक प्रोडक्ट होगा और इस सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा रीड राइट ऑपरेशंस होंगे, वहां पे साइज इंपॉर्टेंट है, थ्रूपुट इंपॉर्टेंट है और IOPS है. थ्रूपुट को स्प्लिट करेंगे हम लोग बहुत सारे पीसेस में. जो आपका थ्रूपुट है, जो बैंडविड्थ है आपकी, ठीक है, स्टोरेज की, उसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में. इनमें से एक पीस को IOP कहेंगे. तो अगर आपके हार्ड डिस्क का रीड राइट स्पीड है 500 Mbps, तो रीड स्पीड आपका 500 MB होगा और राइट स्पीड 500 MB होगा, तो आपका थ्रूपुट 1000 MB हो गया. ठीक है, तो ये 1000 MB को हम डिवाइड कर सकते हैं. ओके, और इमेजिन करिए 1 MB का IOP है, जो कि बहुत बड़ा साइज है. लिटरली IOPS के लिए, मतलब डेटाबेस के IOPS के लिए 1 MB इज अ वेरी बिग साइज पर IOP. तो आपके पास 1000 IOP का स्टोरेज है, तो एक सेकंड में आप 1000 क्वेरीज फायर कर सकते हो. तो आपके ऐसा हो सकता है 500 रिक्वेस्ट जा रहे हैं और 500 रिप्लाई आ रहे हैं, फाइन, अगेंस्ट द स्टोरेज. बट एनीवे, if we divide this, if we make the size of an IOP something like 2 KB or 3 KB, so you can very easily see, like, now you don't have 1000 IOPS, you have a few thousand IOPS, maybe like 200,000 IOPS and so on. ठीक है, तो ऐसा ही मैं जनरली जस्ट वर्ड्स नंबर्स यूज कर रहा हूँ, बट एनीवे you will get a very large number of very large amount of performance. You are not saying 1 MB, you are saying 2 KB or 3 KB of IOP. ठीक है, तो 1 MB में आप समझिए 2 KB को डिवाइड, 1 MB को 2 KB से डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, यू विल कम टू कंक्लूजन 500 IOPS, अप्रोक्सीमेटली 514 IOPS होंगे पर MB. ओके, समझ में, 500 IOPS पर MB, और ऐसे 1000 MB आपके पास, ठीक है, थ्रूपुट में. तो अकॉर्डिंगली यू विल कम टू कैलकुलेशन कि आपका टोटल परफॉर्मेंस कितना होता है, कुछ होगा लाइक 500,000, 5 लाख IOPS, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, तो गाइज अगर आपको ज्यादा IOPS चाहिए, ठीक है, तो आप या तो फिर GP3 के लिए जाइए, जहाँ पे साइज और कैपेसिटी आप साइज मतलब की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस आप डिसाइड कर सकते हो. तो GP2 GP3 में ये फर्क है. तो GP2 में आप है ना सिर्फ साइज बता दो, कैपेसिटी परफॉर्मेंस आपको ऑटोमेटिकली Amazon असाइन करेगा. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ. इफ आई टेक यू टू AWS and if I take you to volumes over here, and if let's imagine we will be creating a volume, तो मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करने जाऊं और GP2 वॉल्यूम में बनाना चाहता हूँ. ठीक है, तो guys I am creating a new EBS volume and this kind of volume is GP2 volume. In GP2 volume this IOPS, ठीक है, totally depends on this size. If I just remove 1 0 from here, make it from 100 GB 10 GB, आपका IOPS कम हो गया. And from here, like if I make it increases. तो IOPS depends upon size.
ठीक है, in GP2. But whereas when I talk about GP3, IOPS is something that you can ask for. Okay, if like let's say you want 3000 IOPS, but the size of your storage is going to be like, let's say 50 GB, 50 GB. Okay, so you can obtain 3000 IOPS for 50 GB. So here you can mention IOPS as well as throughput as well. Okay, your throughput can be as minimum as 125 megabytes and maximum up to 1000 megabytes. So guys, I feel like this is clear to all of you. Okay, so जो GP3 है, again it is a general purpose SSD based volume, and here the performance, ठीक है, the performance is completely your choice. आपका थ्रूपुट कितना होगा डिस्क से, और आपका IOPS कितना होगा, ठीक है, और आपको स्टोरेज कितना चाहिए. तो ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ IOPS आपको बड़ा हार्ड डिस्क बना के अननेसेसरली पैसे वेस्ट करना है. आप छोटा सा हार्ड डिस्क बना सकते हो 50 GB का, और उसमें आपके डिजायर 3000 IOPS चाहिए तो 3000 IOPS आपको मिल जाएंगे. सो गाइस, एक एवरेज सा सर्वर अगर आपको होस्ट करना है फॉर डेटाबेस वगैरह, ये बहुत अच्छा है. एक यूजुअल केस के लिए सर्वर चाहिए अगर आपको, तो दिस इज एब्सोल्युटली गुड. बट इफ यू आर लाइक होस्टिंग अ वेबसाइट फॉर द पब्लिक, ठीक है, मतलब इंटरनेट के ऊपर अगर आप एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, या समवॉट लाइक फ्लिपकार्ट या स्टेट बैंक और समथिंग सिमिलर, तो गाइज ये इतने कम IOPS, इतना कम स्टोरेज आपके काम का नहीं है. यू विल गो फॉर अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, ओके. But anyway, before we go over there with a better option, here we can see we have GP2 and GP3. So guys, this is a document from Amazon. Okay, here is the link. आप ये पेज विजिट कर सकते हो www.amazon.com/ebs/volume types. वॉल्यूम टाइप्स में हाइफन है छोटा सा. ओके, चलिए. सो अगर हम GP2 के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ. 1 सेकेंड, just 1 second. I'll quickly zoom in here. Okay. Okay, this looks good. Okay. Now, so now, if I talk about GP2 volume, general purpose tube. Okay. Now, GP2 volumes, okay, supports a size from 1 GB to 16 TB. They offer you a durability of 99.8% to 99.9%. That is excellent. Okay. So durability is something like the loss of data. Okay. How much data loss can you expect? So 0.1%. 0.1% is literally the loss that you can expect, which will be highly impossible. बहुत कम time होगा ऐसा. But Amazon gives you a surety, a guarantee that 99.8 to 99.9% of data will always be available. अभी कभी कभी जैसे इमेजिन करिए, आपका जो डेटा है वो लॉस हो सकता है. देयर कैन बी सम रीजंस दैट यू लूज योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जैसे कि SSD हार्ड डिस्क. अभी इमेजिन करिए मेरे लैपटॉप पे एक SSD डिस्क है. अभी SSD डिस्क में क्या होता है कि वहां पे रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन राइट होती है. इनमें से कुछ रजिस्टर्स अगर करप्ट हो जाए तो कुछ फाइल्स, मेरी एक आधी फाइल या मे बी अ कपल ऑफ फाइल्स, 2-3 फाइल्स मे नॉट बी एक्सेसिबल. ये यूजुअली मेरे फोन के साथ हुआ है. 1-2 टाइम मेरे फोन पे हुआ है कि इन माई फोन, ठीक है, आई हैड क्लिक्ड सम फोटोज. आफ्टर a few months I just went back to those photos and half of them turned gray. मतलब आधा फोटो दिख रहा था सही से, आधा फोटो दिख ही नहीं रहा था. तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे फोन का जो स्टोरेज था, जो मेरे फोन के ऊपर जो स्टोरेज कार्ड था, that storage card had a few bad registers where the information was stored. Okay, and just because those registers got bad, मेरा डेटा मेरे को मिल नहीं पा रहा था या करप्ट हो गया. अच्छा, अभी यहाँ पे GP2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ IOPS कितने मिलते हैं आपको? 16,000 पर वॉल्यूम. अगर आपके पास अ कपल ऑफ वॉल्यूम्स अटैच्ड टू योर इंस्टेंस है, इफ यू हैव मल्टीपल वॉल्यूम्स अटैच्ड टू योर इंस्टेंस, तो इन दैट केस in your instance you can gain up to 2,60,000 IOPS. Okay, so guys, एक सिंगल वॉल्यूम की लिमिट कितनी है? 16,000 IOPS पर वॉल्यूम. पर अगर आपकी वर्चुअल मशीन को बहुत सारे इंस्टेंसेस है, 10s and 15s ऑफ इंस्टेंसेस अटैच्ड है, तो यू कैन obtain a maximum of 2,60,000 IOPS through an instance from many different volumes. Okay, अच्छा, जो आपका परफॉर्मेंस है फ्रॉम अ सिंगल वॉल्यूम, that will be 250 MB. But sum total of all the volumes attached to your instance can give you a performance of 7,500 MB per second. Okay, the latency of reading your data will be single digit millisecond. Very quickly you will be able to read your data. Okay, the price is 0.10 GB per month. Okay, clear?
So guys, these are some of the important numbers around GP2. Okay. If I talk about GP3, if I just clear this and if I take you towards GP3, just a second, I'll clear all these things and then take you to GP3. Okay. So when I talk about GP3 volume, okay. Now, in case of GP3 volumes, you can see like you again have a size of 1 GB to 16 TB. Okay, that is the size supported by GP3 volumes. Again, you have the same durability. Again, once again you can see the same things. Okay, Abhi, maximum number of IOPS per volume is again 16,000. Okay, but the throughput from a volume is 1000 MB. Here is some difference. अभी आपको यहाँ पे थ्रूपुट ज्यादा मिल रहा है, वहां पे 250 MB का थ्रूपुट था GP2 पे, यहाँ पे 1000 MB का थ्रूपुट है. फाइन. अच्छा, IOPS from an entire instance is 260,000 IOPS. Doesn't make much difference, but here is the difference. In GP3 you get like 12,500 Mbps. Okay, the maximum throughput from multiple at EBS volume attached to an instance, so all the sum total of throughput is going to be 12,500. Okay, which is almost double, okay, to what you were getting from GP2. Pricing is also like $0.08 per GB per month. Okay, so guys, here you have some important information about GP2 and GP3 volumes. Okay, now if you want to go for a better performance, if you want higher performance, okay, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो IO1 यू कैन गो. अभी IO1 के बारे में अगर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे ना, फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ आपको डिफरेंसेस यहाँ दिखेंगे. अभी IO1 वॉल्यूम में सब में पहला आपका थ्रूपुट, आपका IOPS देख लीजिए 64,000 IOPS. ये सब में अट्रैक्टिंग चीज है यहाँ पे. एक ही वॉल्यूम आपको 64,000 IOPS तक का एक मासिव परफॉर्मेंस दे सकता है, और उस वॉल्यूम का जो थ्रूपुट है 1000 MB. ये GP3 जैसा है, कोई फर्क नहीं है इसमें. बट एनीवे, अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस, एक इंस्टेंस को मल्टीपल EBS वॉल्यूम अटैच्ड है, आपको 400,000 IOPS पर इंस्टेंस मिल सकता है फ्रॉम मल्टीपल EBS वॉल्यूम. ठीक है, एंड 50 IOPS पर जीबी की आपको है ना कैपेसिटी मिलती है. एक जीबी पे 50 IOPS तक का आप रन कर सकते हो. एंड आपका टोटल थ्रूपुट ये भी अगेन नॉट इंटरेस्टिंग दैट मच, 12,500 MB पर सेकंड है जैसे GP3 का था. ओके, इसका एनीवे साइज 4 GB से स्टार्ट होता है और 16 GB तक की मैक्सिमम लिमिट है एक वॉल्यूम की. आप 2 या 3 वॉल्यूम बनाकर अपनी इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो. ओके, ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी मिलती है आपको, 99.8 एंड 99.9% के बीच का रेंज आपको मिल जाता है. ओके, तो दिस इज लाइक एक्सेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस. लेकिन इससे और भी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए. इफ आई क्लियर ऑल दीज थिंग्स and if I take you here to block storage, IO2 block, fine, here you get a very massive performance. एक single volume 256,000 IOPS. So you are getting 256,000 IOPS from a single volume of IO2 block. ठीक है, 99.999% of durability, sub millisecond latency, excellent for high performing real time database servers, जहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन से एकदम रियल टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो SQL, NoSQL, Cassandra, MongoDB, कोई भी चीज, कोई भी टाइप का डेटाबेस आपको होस्ट करना है, दिस इज द मोस्ट बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस विथ 256,000 IOPS and 4,000 MB per second of throughput per volume. ठीक है, you can actually deliver any kind of like use case. Most of the use case can be delivered with this. Anyway, if you have multiple volumes, if you have multiple EBS volumes attached to a single instance, the total number of IOPS that you'll be getting is 400,000. Again, not extremely impressive, बहुत ज़्यादा impressive नहीं है. And again over here, like maximum IOPS per GB is going to be 1000 IOPS per GB, and maximum throughput is going to be 12,500 Mbps, and that is almost same like IO1 and GP3. Okay. So guys, this is something like you need to understand, and this is some place that you'll get full detailed information about the same. Okay, now if you want to talk about all the other types of volumes, like अगर मैं इसको scroll करूँ इसी पेज के नीचे, तो आपको यहाँ पे ST1, okay, that is your throughput optimized volume, and SC1 वो भी मिल जाएगा जो कि आपका कोल्ड वॉल्यूम है. फाइन, सो विल टॉक अबाउट ST1 फर्स्ट. ST1 मतलब थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड. थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड, तो अगर आपको है ना लाइक लो कॉस्ट हार्ड डिस्क वॉल्यूम चाहिए, अभी पहली बात ये SSD नहीं है, ये रेगुलर ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड डिस्क है जिसके अंदर प्लैटर होता है, प्लैटर रोटेट करता है और फिर एक हेड उस प्लैटर से डेटा रीड करता है. ये उस टाइप का थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड हार्ड डिस्क वाला वॉल्यूम है ST1. अभी ST1 बेसिकली ऑफर्स यू लाइक
फॉर अ वॉल्यूम साइज ऑफ 125 GB एंड 16 टेराबाइट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है वॉल्यूम अप टू 16 टेराबाइट्स, इट विल ओनली गिव यू, ठीक है, IOPS ऑफ 500, ठीक है। अभी ये किस लिए है? फाइल सर्वर्स अगर आपको होस्ट करना है, या वर्जन कंट्रोल रिपोजिटरी सेटअप करना है आपको, या फिर शायद आपको कोई मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर चाहिए जहाँ पे IOPS ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, थ्रूपुट इंपॉर्टेंट है, तो ये बना है थ्रूपुट डिलीवरी के लिए, ओके। तो ये SC1 जो है ये सिर्फ 500 MBPS पर वॉल्यूम थ्रूपुट दे सकता है, ओके। लेकिन अगर आप मल्टीपल वॉल्यूम्स को एक साथ कनेक्ट कर लो तो आप 12,500 MBPS का थ्रूपुट एक इंस्टेंस में ऑब्टेन कर सकते हो। सो एनीवे गाइस, दिस इज अगेन नॉट दैट इम्प्रेसिव, ठीक है, जितना वो दूसरे वॉल्यूम्स जो SSD बेस्ड थे उनका थ्रूपुट जितना मिल पा रहा था, यहाँ पे उतना नहीं मिलने वाला आपको। वेयर ऑन दी अदर साइड, अगर मैं इनको क्लियर कर लूँ, इससे भी और भी लोअर क्वालिटी परफॉर्मेंस आपको SC1 में मिलेगा। अभी SC1 is first of all not actually for any kind of delivering data for your customers or users. तो यहाँ पे फाइल सर्वर या वेब सर्वर या फिर डेटाबेस सर्वर्स पे ये बना नहीं है ये, ओके। ये आर्काइवल के लिए बना है। अगर आप डेटा बैकअप करके रखना चाहते हो, एक सस्ते कॉस्ट का वॉल्यूम चाहिए आपको, तो ये कोल्ड हार्ड डिस्क SC1 जिसका API नेम है, आप ये यूज कर सकते हो। इसका अगेन साइज होता है 125 GB से 16 TB तक का। इसका पर वॉल्यूम जो आपको IOPS मिलने वाले 250 IOPS, बहुत कम है, ठीक है। इसका वॉल्यूम का थ्रूपुट भी आपको बहुत कम मिलने वाला है, फाइन। और लेटेंसी काफी ज्यादा होंगी इसमें, फाइन। तो अगर आप डेटा को आर्काइव करके रखना चाहते हो, देन दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। आर्काइवल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ओके। आर्काइवल मतलब बैकअप वगैरह करना है। ऑन दी अदर हैंड, जो लास्ट वाला वॉल्यूम हमने जो देखा था यहाँ पे, मैग्नेटिक वॉल्यूम, जिसको मैग्नेटिक स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं, दिस वन, ओके। तो ये तो क्लासिक वॉल्यूम है, नो मोर वी यूज दिस, ओके। तो दिस वाज यूज्ड इन द ओल्ड डेज। तो इन दी ओल्ड इंस्टेंसेस इफ यू वांटेड अ वॉल्यूम, आप क्लासिकल वॉल्यूम यूज कर सकते थे। अभी देखिए गाइस, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये आपके रूट वॉल्यूम बनने की कैपेसिटी रखते हैं, ओके। तो ये आपका रूट बन सकता है, ये भी रूट बन सकता है, और ये भी रूट बन सकता है। रूट इज वेयर यू कैन रन योर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम। तो जनरल पर्पस, प्रोविजन, डायोप्स या मैग्नेटिक, ये तीनों वॉल्यूम्स के ऊपर से आप OS को रन कर सकते हो। तो अगर आपको एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड या कोल्ड वॉल्यूम आप यूज करने वाले हो, तो ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है यहाँ पे। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड या कोल्ड वॉल्यूम से आप OS को बूट नहीं कर सकते। OS को बूट करना है तो आपको जनरल पर्पस, प्रोविजन, डायोप्स या मैग्नेटिक वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, उसमें भी मैग्नेटिक वॉल्यूम आजकल हम यूज नहीं करते, दिस इज नो मोर यूज्ड। तो हम इधर लाइक जनरल पर्पस या प्रोविजन डायोप्स लेंगे in order to start our virtual machine, okay. So guys, I have already created a virtual machine over here. If I just scroll down all the way down, and if I cancel this, if I go to go to instance option in Mumbai region, I'm into Mumbai region. So I've created a server one. This is running Windows operating system, okay, and this is created in Asia Pacific South 1B. Quickly हम लोग इस server को connect करते हैं. I'll just copy the public IP, take it to my remote desktop app. So remote desktop connection पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और I'll paste my public IP over here. Connect to it. It will ask me for credentials. We can just select this instance here, go to connect option, and under RDP client, we can scroll down. Username is administrator. हमारा administrator ये username, and we'll paste it over here. And password, get password. We have to provide the private key file. I'll take it to my class keys directory, and here we have it. Okay. Decrypt password. So guys, that is the password to launch to connect to my instance. I'll quickly paste it over here, and okay. Yes. चलिए ठीक है। तो गाइस, हियर वी आर इनटू आवर EC2 इंस्टेंस, जो अभी हमने कनेक्ट किया था, ये वही इंस्टेंस है। I'll right click my start button, and here I shall see disk management. If I go to my disk management, here I see only one hard disk. Here you can see only one disk 0, that is of 30 GB in size. Okay, here is my operating system. अगर मैं मेरे फाइल मैनेजर पे जाऊं, if I go to this PC, so here we can see only one hard disk, C partition. Okay, I want to create a new EBS volume, attach it to this virtual machine. So what I'm going to do is, I'm going to minimize this virtual machine, cancel out of here, and I'm going to look towards the
region where I have it, availability zone specifically where I have this instance. तो इस इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन मेरे को चाहिए, एशिया पैसिफिक साउथ 1B में है ये इंस्टेंस। वॉल्यूम बनाऊंगा मैं, पहले तो एक वॉल्यूम बनाता हूँ मैं ए में, मैं जानबूझकर ए में बना रहा हूँ बिकॉज आई नो लाइक इट इज नॉट गोइंग टू गेट कनेक्टेड। तो क्या एरर आता है मैं दिखाना चाहता हूँ। क्रिएट वॉल्यूम एंड लेट्स से GP2 बनाते हैं हम लोग, GP2 नॉट ऑफ 100 GB, जस्ट ऑफ 2 GB इन साइज, एंड ए में बना रहा हूँ मैं। ओके, आई विल कॉल दिस, एक टैग दे दूंगा, नेम टैग, एंड आई विल कॉल इट लाइक ए। फाइन, क्रिएट द वॉल्यूम। Once again, I'm going to create one more volume, create a volume, and GP2 one more time. And let's say this is of 3 GB in size. Okay. And this should be in B this time. Okay. And name B. So guys, at this point in time, you already know कि basically ये जो volume है, ठीक है, B वाला या ये A वाला कौन सा अटैच होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो दो वॉल्यूम्स है हमारे पास, वॉल्यूम ए एंड वॉल्यूम बी, इनमें से कौन सा वॉल्यूम हमारे इंस्टेंस पे अटैच होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स भी होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जो भी हमारे अपडेटेड जो लेक्चर्स है वो आपको एक्सेस मिलेंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम बी है हम जानते हैं ये अटैच होगा, क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास हमने डिस्कस किया था इंस्टेंस और वॉल्यूम सेम इजी में होनी चाहिए। अभी अगर ये ए वाला जो वॉल्यूम है जो क्रिएटेड है अवेलेबिलिटी जोन ए में, तो ये इफ आई स्क्रॉल डाउन ना, यहाँ पे इसके डिटेल्स मिलेंगे आपको। वैसे अगर आप इसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करोगे तब भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है अवेलेबिलिटी जोन ऑफ योर वॉल्यूम। तो दिस वॉल्यूम ना, दिस इज इन अवेलेबिलिटी जोन ए, एंड इफ आई ट्राई टू गो टू एक्शन ओवर हियर एंड ट्राई टू अटैच दिस वॉल्यूम टू एन इंस्टेंस, तो हियर इंस्टेंस में चूज करने की लिस्ट को देखूं तो ये बोल रहा है लिस्ट इज ब्लैंक बिकॉज यू डोंट हैव मैचिंग रनिंग और स्टॉप्ड इंस्टेंस इन एशिया पैसिफिक साउथ 1 है। इस अवेलेबिलिटी जोन में हमारा इंस्टेंस है ही नहीं। एनीवे मुंबई में मेरे पास एक ही इंस्टेंस है। ओके, एंड दैट टू इज इन बी, अवेलेबिलिटी जोन बी। तो ये बी वाला जो वॉल्यूम है 3 GB का वॉल्यूम, इफ आई गो टू एक्शन एंड इफ आई गो टू अटैच, फॉर नाउ लाइक यू कैन सी आई हैव दिस सर्वर 1 ओके इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन एंड आई कैन अटैच इट ओवर हियर, ठीक है, एंड अटैच द वॉल्यूम। कोई भी डिवाइस नेम चल जाएगा, एनी डिवाइस नेम यू कैन चूज। ओके, एंड देन अटैच वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वॉल्यूम इन यूज होता है, इसका मतलब ये अटैच्ड है। इस वॉल्यूम को क्योंकि ये अटैच है, इसको आप फिर से कहीं और अटैच नहीं कर सकते, तो अटैच वॉल्यूम ग्रेड आउट हो गया। ओके, तो मैंने आपको बताया था ये ब्लॉक वॉल्यूम है। ब्लॉक स्टोरेज जितने भी होते हैं ना, एक ही इंस्टेंस को अटैच होने वाले वो, ठीक है। अच्छा, जो अवेलेबल है वो अटैच नहीं है, इसका मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उस अवेलेबिलिटी जोन में भी कुछ होना चाहिए जिसको अटैच कर सको आप। अभी ये ए वाला अवेलेबिलिटी जोन में कुछ नहीं है ना, हम नहीं अटैच कर पाएंगे इसको। एनीवे, इफ आई टेक यू टू माय वर्चुअल मशीन, इनसाइड माय वर्चुअल मशीन, नाउ यू कैन सी 3 GB वॉल्यूम। आप चाहो तो इसको राइट क्लिक कर लो। पहले तो आपको ऑब्वियसली इनिशियलाइज करना है डिस्क को, ऑनलाइन करना है फर्स्टली, और फिर इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन के वक्त एमबीआर या जीपीटी दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। अभी एमबीआर जो है ना वो एक लीगसी फॉर्मेट है, मतलब कि उसमें 4 पार्टीशन आप बना सकते हो, और जो हार्ड डिस्क होंगी उसको इनिशियलाइज कर सकते हो आप अप टू 2 TB इन साइज। तो सोचिए अगर आपके पास 6 GB की 6 TB की हार्ड डिस्क है, यू हैव अ हार्ड डिस्क ऑफ 6 TB या 10 TB, तो उस 10 TB की हार्ड डिस्क को अगर आप इनिशियलाइज करोगे एमबीआर से, तो पहले 2 TB ही फॉर्मेट करेंगे एमबीआर, 8 TB आपका यूज होगा, वो यूज ही नहीं कर पाएंगा। तो एमबीआर की प्रॉब्लम ये है, इट हैज विजिबिलिटी अप टू 2 TB, 2 TB के आगे वो देख ही नहीं सकता, उससे ज्यादा बड़े हार्ड डिस्क के साथ वो काम नहीं कर सकता। जीपीटी जो है जीओआईडी मतलब ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल, it can go beyond 2 TB. Generally, like most of the operating system give it a limit of 64 TB. Okay, but it has a limit beyond 64 TB as well. Okay. So these days we are seeing like we have a larger capacity disk, 20 TB के हार्ड डिस्क आ गए, राइट, 24 TB के हार्ड डिस्क आ गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के न्यू एडिशंस जब आएंगे, न्यू वर्जन जब आएंगे, तो इसकी लिमिट भी और बढ़ती जाएंगी जीपीटी की। अच्छा, जीपीटी में आप 128 पार्टीशंस बना सकते हो, 128 पार्टीशंस, और इन सारे पार्टीशंस को आप प्राइमरी बना सकते हो। इट इज अ गुड फाइल सिस्टम। लाइक जीपीटी वर्क्स विद मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर यू हैव यूईएफआई, तो तकरीबन यूईएफआई सिस्टम्स में जीपीटी ही यूज होता है, ऐसे बोल सकते हो आप। ओके, ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट यू आर बाइंग सिंस द पास्ट फ्यू इयर्स, तो दे ऑल आर सपोर्टिंग जीपीटी। ओके, क्लिक ओके ओवर हियर, एंड एक बार ये जीपीटी के साथ इनिशियलाइज कर लिया आपने, एंड नाउ यू कैन राइट क्लिक दिस एंड क्रिएट न्यू सिंपल पार्टीशन ओवर हियर। नेक्स्ट, हम लोग ये पूरे कैपेसिटी को यूज करने वाले, द एंटायर फ्री स्पेस अवेलेबल विल बी यूजिंग द एंटायर फ्री स्पेस ओवर हियर।
एंड नाउ डी पार्टीशन देना है या कोई और लेबल देना, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, लाइक एनीवे आई एम गोइंग टू गिव इट जेड पार्टीशन। नेक्स्ट, अब इसे लाइक किस तरह से फॉर्मेट करना है, एनटीएफएस यूज करना है, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम यूज करना है, FAT32 यूज करना है, द बेस्ट इज एनटीएफएस। एनटीएफएस सिक्योरिटी ऑफर करता है, यहाँ पे ऑडिटिंग कर सकते हो आप, एनक्रिप्शन इनबिल्ट सपोर्टेड। रेजिलिएंट फाइल सिस्टम ये सब नहीं है। हाँ, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम सपोर्ट्स लाइक 256 जीटाबाइट्स ऑफ कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी सपोर्ट ज्यादा है। ओके, बाकी फीचर्स नहीं है इतने, तो हम लोग एनी एनटीएफएस ही यूज करते हैं। ओके, और वॉल्यूम लेवल आप कुछ भी दे सकते हो, डेटा वगैरह जो भी देना आप दे सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू चूज परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट। नेक्स्ट एंड फिनिश दिस। So guys, this is going to get formatted and now you will have a 2.96 GB, मतलब 2.98 total size इसका of Z partition. आप इसमें डेटा वगैरह जो भी रखना है रख सकते हो Z partition पे. Okay, all that data is going to go over here. If I just minimize this, all that data is going to go over here in this B, volume B. Okay, अभी एक लास्ट एक फीचर बताता हूँ EBS वॉल्यूम का. इसको आप एक्सपांड कर सकते हो. इमेजिन करिए एक दिन आपके जो यूजर्स है वो आपको बोल रहे हैं सर्वर के ऊपर स्पेस कम पड़ रहा है और उन्हें और भी कैपेसिटी चाहिए, तो वो आपको स्टोरेज इंक्रीज करने बोल रहे हैं इन शॉर्ट, तो आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई वॉल्यूम कर सकते हो और मॉडिफाई वॉल्यूम करके आप यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो. ध्यान में रखिए, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते हो साइज. द मोमेंट आई ट्राई टू डिक्रीज दिस, लेट्स से 2 GB, तो 3 GB को 2 GB करने जाऊं, द साइज ऑफ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज्ड नॉट डिक्रीज्ड. तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, लाइक लेट्स से 5 GB वगैरह, दैट विल बी एक्सेप्टेड एंड इट मस्ट बी इंटीजर. 5.5 नहीं दोगे आप, 5.6 नहीं दोगे, 5 दोगे, ठीक है, या 6 दोगे फिर. तो मॉडिफाई दिस. So now, if you are increasing the size of volume, you must extend the file system on the new according to your operating system. आप अंदर जाओगे OS के अंदर और अपने पार्टीशन को इंक्रीज करोगे. ऑटोमेटिकली आपका पार्टीशन इंक्रीज नहीं होगा. अभी आपने पार्टीशन बनाया था 3 GB के हिसाब से, तो 3 GB का पार्टीशन बन गया, उसको एक्सटेंड करना है आपको इंटरनली, तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मॉडिफाई दिस एंड हियर if I see like 2.96 GB of free space है, लेकिन if I move this aside, if I move it aside and if I go back over here, तो यहाँ पे अभी भी 2.98 GB दिख रहा है, 3 GB दिख रहा है तकरीबन. If I do a refresh here, ये बटन जो है ना यहाँ पे रिफ्रेश का है, you refresh this and you'll see like अभी 5 GB का स्पेस हो गया क्योंकि मैंने स्ट्रेच किया ना इसको, तो 2 GB अनएलोकेटेड. इसका मतलब ये आपको राइट क्लिक करके आप इसको एक्सपैंड करोगे, एक्सटेंड वॉल्यूम करोगे. फिलहाल तो यहाँ पे आपका 2.96 GB दिख रहा है. इफ आई मूव इट अ बिट राइट साइड, तो यहाँ पे आप 2.96 दिख रहे हो. इसको आप ब्लू वाली लाइन पे राइट क्लिक कर लीजिए यहाँ पे आपके Z पार्टीशन पे और एक्सटेंड वॉल्यूम कर लीजिए. नेक्स्ट, ये पूरा 2 GB मेरे को यूज करना है, 2048 MB एंटायर मुझे यूज करना है. ओके, एंड नाउ लाइक यू कैन सी यू हैव अ न्यू साइज ऑफ 4.98 GB. यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा आपको, 2.96 दिख रहा है, कंट्रोल दबा के F5 कर लीजिए एंड दैट इज 4.96 GB नाउ. ओके, सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट EBS वॉल्यूम. आई होप लाइक ये इंटरेस्टिंग था आपके लिए. अगर आपने इससे पहले लाइक ये चीजों को लाइक इस लेक्चर को लाइक देखा होगा किसी और केस में और अभी हमारे लेक्चर को देखा है, तो शायद आपको कुछ नया पढ़ने मिला होगा इसमें. ओके, अभी देखिए EBS वॉल्यूम में हम जो भी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते थे, हमने सब कुछ इस एक लेक्चर में फिट किया. तो EBS वॉल्यूम गाइज एक वर्चुअल हार्ड डिस्क है. ओके, ये आपके EC2 इंस्टेंस पे माउंट होता है. ओके, और ये एक ही इंस्टेंस पे एट अ टाइम माउंट हो सकता है. इसके साइज को आप जब मर्जी चाहो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते. तो इनिशियली अगर आपको जरूरत नहीं है ना, अगर 500 GB का अगर आपका डेटा है लेट्स से 50 GB या 60 GB, तो आप 80 GB का वॉल्यूम बना लीजिए. 10-20 GB थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए, एक 20% एक्स्ट्रा स्पेस दे दीजिए. ओके, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो 500 GB मत बनाइए, आप 70-80 GB का वॉल्यूम बनाइए, क्योंकि विद टाइम यू कैन एक्सटेंड द साइज ऑफ वॉल्यूम. ओके, क्योंकि अगर आप 500 GB का वॉल्यूम बनाते हो और 80 GB, 20-30 GB, 50 GB आपका डेटा है, तो भैया आपको बिल 500 GB का आ रहा है. ओके, तो ये ध्यान में रखिए, आपका बिल जो है ना 500 GB का होगा. तो इस बिल को अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि आपको बहुत बड़ा बिल मिले, ठीक है, तो आप जितना यूटिलाइजेशन है ना उससे स्लाइटली ज्यादा प्रोविजनिंग करिए. और जब भी जरूरत है आप एक्सटेंशन तो कर ही सकते हो, अप टू 16 टेराबाइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो. ओके, तो ये बेनिफिट है आपके GP2 सॉरी आपके EBS वॉल्यूम्स का, ये बेनिफिट है. और एक इंस्टेंस का आप मल्टीपल वॉल्यूम्स लगा भी सकते हो. अगर आपका एक वॉल्यूम 16 टेराबाइट्स तक की कैपेसिटी फिल हो जाती है, आप और एक वॉल्यूम लगाओ. लेकिन गाइज जहां तक हो सके डेटा आप स्टोर करने के लिए और भी बेटर सर्विसेज है.
जो हम आगे कवर करने वाले हैं, जैसे कि EFS है, S3 है, राइट। तो हम और स्टोरेज की बेटर सर्विसेज को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो EBS जब जरूरत है तब EBS यूज करिए, ओके। जब जरूरत नहीं है और कोई दूसरे टाइप का वॉल्यूम आपको ज्यादा केपेबल लग रहा है यहाँ पे फिट होने के लिए, तो आप वो वॉल्यूम को यूज कर लेना। तो आगे लेक्चर्स में, कुछ लेक्चर्स में हम EFS को भी कवर करेंगे, S3 को भी कवर करेंगे। आज के लिए हमने EBS को ही प्लान किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव EBS था। सो आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, दिस लेक्चर वाज इन्फॉर्मेटिव। गाइज, अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक कर लीजिए इस वक्त, और जो भी कमेंट देना है एटलीस्ट थम्स अप करिए, लेकिन कुछ कमेंट करिए। आपको अगर कोई लेक्चर्स, कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको लेक्चर्स चाहिए होंगे तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आके मेंशन करिए कि आप कौन से टॉपिक के लेक्चर्स देखना चाहते हो। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उन टॉपिक्स को पहले कवर कर सके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय।